सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो मॉडल पेपर पर आधारित आज देखने जा रहे हैं लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आज का जो हमारा खंड है वो खंड है व्यय और प्रश्न रहेंगे लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के दो कारण लिखिए। तो जो महाशक्तियां होती हैं वो महाशक्तियां जिस प्रकार से शीत युद्ध काल में रूस और अमेरिका थी, यानी तो ये महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ है ये अपने सैन्य गठबंधन क्यों बनाती हैं। तो सैन्य गठबंधन के दो कारण क्या हैं? तो देखिए, इसका पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल है, खनिज है को प्राप्त करना। यानी जो महाशक्तियां होती हैं वो जो छोटे देश होते हैं उन छोटे देशों के साथ संबंधों के द्वारा, गठबंधन के द्वारा, और उन जो महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं जैसे तेल और खनिज उनको प्राप्त करना होता है। दूसरा गठबंधन का कारण सैनिक ठिकानों की प्राप्ति, जिससे महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें। और दूसरा जो इनका गठबंधन का कारण होता है वो होता है ऐसे सैनिक ठिकानों की प्राप्ति, यानी ऐसे सैनिक ठिकानों को खोजा जाए जिससे महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों की खोज खबर रख सकें। तो ये दो कारण होते हैं जिनके कारण जो महाशक्तियां होती हैं वो छोटे देशों के साथ गठबंधन स्थापित करती हैं। आदि विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के दो कारण लिखो। यानी अगर कि सोवियत संघ, जो सोवियत संघ रूस था, उसका विखंडन हो गया, आपको उसके विखंडन के दो कारण लिखने हैं। तो दो कारण कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, पहला कारण हो जाएगा सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। तो देखिए, सोवियत संघ की जो राजनीतिक संस्थाएं थी, आर्थिक संस्थाएं थी, वो अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई। परिणाम यह हुआ कि लोगों का विश्वास टूट गया। तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी। दूसरी, कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रह गई थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रह गई थी। परिणाम क्या हुआ कि लोगों का विश्वास घट गया और जो सोवियत संघ की राजनीति है वो जो संस्थाएं थी उनमें अंदरूनी कमजोरी आने लगी थी। तो इस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन के दो कारण हो गए। एक तो हो गया सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, और दूसरा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रह गई थी। अब अगला प्रश्न है, दक्षेश गठबंधन के प्राथमिक 7 सदस्य देशों के नाम लिखो। तो दक्षेश जो गठबंधन है उसके जो प्राथमिक 7 सदस्य देश थे वो कौन कौन से, उनके नाम लिखने हैं। तो प्राथमिक 7 सदस्य हो जाएंगे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। 8वां अफगानिस्तान देश है। तो इस प्रकार से दक्षिण संगठन के प्राथमिक 7 सदस्यीय देश कौन कौन से हो गए? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन के दो परिणाम लिखो। तो रियो सम्मेलन, इसके दो परिणाम क्या निकले थे? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित रियो या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में
ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। तो रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था? यस, रियो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। रियो सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सम्मेलन। और यह किस पर आधारित था? पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर आधारित था, केंद्रित था। अब कह रहा है कि रियो सम्मेलन के कोई दो परिणाम लिखो। तो देखिए, रियो सम्मेलन के परिणाम क्या निकले? पहला, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। तो वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर के, किसको लेकर के? पर्यावरण को लेकर के बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। अब देखिए दूसरा क्या था? इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम आचार निर्धारित किए गए। तो इसमें देखिए दूसरा था, इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम आचार निर्धारित किए गए। अब आगे है प्रश्न कि समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के दो अंतर बताइए। किसके बीच में? समाजवादी दल और दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए, पहला है समाजवादी दल लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी लोकतंत्र में विश्वास करती है। तो समाजवादी जो दल होते हैं वो किसमें? लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी लोकतंत्र में विश्वास करती है। दूसरा, समाजवादी दल पूंजीपतियों को और पूंजी को पूर्णतया अनावश्यक और समाज विरोधी नहीं मानते हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी निजी पूंजी और पूंजीपतियों को पूर्णतया अनावश्यक और राजद्रोही मानती है। तो समाजवादी दल है वो पूंजीपतियों को और दूसरी पूंजी को पूर्णतया अनावश्यक नहीं मानते, अनावश्यक मानते हैं पूर्णतया अनावश्यक और समाज विरोधी नहीं मानते हैं। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी है वो निजी पूंजी और पूंजीपतियों को क्या मानती है? पूर्णतः अनावश्यक और राजद्रोही मानती है। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, हरित क्रांति के दो सकारात्मक परिणामों को उल्लेख करो। तो हरित क्रांति, कौन सी क्रांति? हरित क्रांति की क्या सकारात्मक परिणाम कितने? कोई दो सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करो। तो देखिए, पहला है देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। तो हरित क्रांति के कारण देश में जो खाद्यान्न की उपलब्धता उसमें बढ़ोतरी हुई, विशेष रूप से गेहूं में बहुत ज्यादा लाभ हुआ। दूसरा, कृषि में मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ और खेती में जो मध्यम श्रेणी के स्वामित्व वाले किसान हैं उसका क्या हुआ? उभार हुआ। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन से थे। तो देखिए, इसमें आ जाएगा यूगोस्लाविया के कौन थे? जोसेफ टिटो, यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के थे अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। तो इस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं दो विशेषताओं का जिक्र करें। तो सोवियत अर्थव्यवस्था को
किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दूसरी है संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से, इसको अलग करने वाली जो दो विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहली है सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। तो देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था की थी वो योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि जो पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। कौन सी नीति? मुक्त व्यापार नीति को अपनाया गया। तो इसमें योजनाबद्ध और नियंत्रण को ध्यान में नहीं रखा गया। दूसरा, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी और अमेरिका की ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? अमेरिका ने पूंजीवादी को अपनाया, सोवियत संघ ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो इस प्रकार से ये दो जो विशेषताएं ये थी इनकी। अगला प्रश्न है, ऐसे दो मसलों का नाम लिखो जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। ऐसे दो मसलों के नाम बताओ जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? आपसी सहयोग है। तो देखिए पहला है, पिछले 10 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं। तो दूसरा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। तो देखिए पिछले 10 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों ज्यादा बेहतर हुए हैं और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के मॉडल पेपर का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत? उल्लेख करें। तो आतंकवाद है वो आतंकवाद सुरक्षा के लिए एक तो परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या फिर अपरंपरागत श्रेणी में आता है, इसका उल्लेख करना है। तो देखिए आतंकवाद सुरक्षा के लिए अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है। इसका सामना परंपरागत सैन्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए विश्व के राष्ट्र वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग का प्रयास कर रहे हैं। तो आतंकवाद है वो सुरक्षा के लिए अपरंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है। कौन से? अपरंपरागत है। और इसका सामना परंपरागत सैन्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसलिए यही कारण है कि वर्तमान में आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए सारे विश्व के राष्ट्र हैं वो वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है? तो यह कह रहा है कि एकल पार्टी प्रभुत्व, एक ही पार्टी का प्रभुत्व होना, यानी इस प्रणाली के द्वारा भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर क्या खराब असर हुआ है? तो इसका उत्तर देना है, यह कथन सत्य है, क्योंकि इस कारण कोई भी अन्य विचारधारात्मक गठबंधन या पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाती हैं। इसके अलावा मतदाताओं के पास भी एकल पार्टी को समर्थन देने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होता है। तो देखिए यह कथन बिल्कुल सही है कि एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर किस प्रकार से हुआ है। देखिए यह कह रहा है कि यह कथन सही है क्योंकि इस कथन
के कारण कोई भी अन्य विचारधारात्मक गठबंधन या पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पा रही है। इसके अलावा एकल पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी, और दूसरी बात है कि इसके अलावा मतदाताओं के पास उस एकल पार्टी को समर्थन देने के अलावा और कोई अतिरिक्त विकल्प भी नहीं होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? बॉम्बे प्लान, क्या बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में एकत्र हुआ। इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो कब बॉम्बे प्लान का जिक्र चल रहा है? तो कह रहा है कि 1944 में, कब? 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह था, वो बॉम्बे में एकत्र हुआ। इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रयास तैयार किया, प्रस्ताव तैयार किया, जिसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? कब? 1970 में। 1970 के दशक में, कब? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? तो वो कारण बताने आपको। तो देखिए, पहला है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाए। तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के, कौन से सुधार है? भूमि सुधार के जो मौजूदा कानून थे उसमें उसको क्रियान्वित करने के लिए जबरदस्त अभियान चलाए गए। दूसरा, भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के कारण भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो स्थापित किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उस कारण भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में बढ़ावा मिला था। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता 1970 के दशक में बढ़ती गई।